मध्य प्रदेश, राजस्थान में साफ साफ बहुमत के साथ बीजेपी, जबरदस्त कामयाबी के साथ बीजेपी सत्ता में आ रही है। छत्तीसगढ़ में मामला थोड़ा एक दो सीटों का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, कभी बीजेपी आगे कभी कांग्रेस आगे, लेकिन एक दो सीटों का फासला है। देखते हैं क्या होता है छत्तीसगढ़ में। वहीं बीजेपी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में एक दो सीटों का अंतर लगातार दोनों के बीच है। अभी जैसे देख रहे हैं 44 सीट कांग्रेस, 46 सीट बीजेपी, बट ये हर 3-4 मिनट में चेंज हो रहा है। मामला फंसा है दिल्ली में, जहां दिल्ली में जो ताजा डेटा है उसके मुताबिक 31 सीटों पर बीजेपी, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 8 पर कांग्रेस, 1 पर इंडिपेंडेंट, 1 पे जेडीयू, 1 पर अकाली दल। हालांकि इस डेटा में भी बदलाव हो रहा है, लेकिन जो रुझान है उसके मुताबिक 2 या 3 सीटों से ही सही, लेकिन सरकार फंस सकती है। बीजेपी को 2 या 3 सीटों की कमी हो सकती है और सत्ता में आने का रास्ता रुक सकता है। अब सवाल उठता है दिल्ली में क्या होगा। अगर दिल्ली में, आपको यह भी बता दें दर्शकों को, कांग्रेस की तरफ से संकेत दे दिए गए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी चाहती है, अगर चाहेगी तो कांग्रेस सपोर्ट करेगी और कांग्रेस के 7-8 विधायक, जितने भी विधायक होंगे वो समर्थन देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। एक ऑप्शन। दूसरा विकल्प है बीजेपी 31 सीटों पर है, लेकिन बीजेपी के साथ अगर हम अकाली दल को जोड़ दें, इंडिपेंडेंट को जोड़ दें, उस सिचुएशन में भी बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिख रही है। बीजेपी और आम आदमी के बीच किसी गठबंधन की गुंजाइश कम है। अब सवाल उठता है कि दिल्ली में क्या होगा। अभी जैसा कि उर्मिलेश ब्रेक के पहले आप कह रहे थे, क्या हो सकता है दिल्ली में ऑप्शन। इन दो विकल्पों के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं कि 4-5 महीने बाद चुनाव में जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि 5 महीने बाद चुनाव में जाते हैं तो ऐसे कई इतिहास में अगर जाए तो कई बार ऐसा विकल्प है, दोनों फैक्टर है। हो सकता है आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल जाए, हो सकता है आम आदमी पार्टी को सीटें कम हो जाए। आपके हिसाब से आकलन फिर मैं सबसे पूछूं। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो मानते हैं कि अगर ऐसा हुआ, जैसे पहले भी हम लोगों ने उनसे बात की, वो मानते हैं कि उनको बढ़त मिलेगी और उनको पूर्ण बहुमत देकर के जनता सरकार बनाना चाहेगी उनकी, क्योंकि जनता को एहसास हो जाएगा कि पहली दफा ये पार्टी उतरी, हम मान नहीं रहे थे कि इतनी सीटें पाएंगी, लेकिन पा गई। इसका मतलब इसके पास और लोग हैं, जनता का और तबका है और उसको पूर्ण बहुमत की तरफ ले जा सकती है जनता पूरी। तो ये एक असेसमेंट आम आदमी पार्टी के नेताओं का है। दूसरी बात जो मैं कहता हूं कि लोकतंत्र, अजित, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को समझौते करने होते हैं, बीच बचाव कर। एक बार रोक रहा हूं, हर्षवर्धन जो दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से, क्या बोल रहे हैं जरा सुनते हैं। शब्द नहीं है अपने क्षेत्र की जनता का, मैं अपने आप को ऋणी महसूस करता हूं। उन्होंने जो प्यार और आशीर्वाद और विश्वास मुझ में जताया है। और दूसरी बात, मैं दिल्ली की जनता का भी इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम दिल्ली की जनता की पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। तीसरी, अब 2 डेटा हमारे सामने है। एक जो हमारे पास एसी नेल्सन का डेटा हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें 33 सीटों पर बीजेपी आगे, आपको 27 सीटें, आप कांग्रेस को 8, 2 अदर्स। दूसरा इलेक्शन कमीशन का, कई बार इलेक्शन कमीशन का डेटा 5-7 मिनट पीछे चलता है। इलेक्शन कमीशन के जो ताजा आंकड़े हैं उसके मुताबिक फिर वहीं पर मामला टिका हुआ है। 31 पर बीजेपी, 28 पर आम आदमी पार्टी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मामला पेचीदा है। हम दोनों सिचुएशन पर बात कर रहे थे उर्मिलेश, उसके बाद मैं जस्ट कंक्लूड करूंगा। देखिए, बेहतर होगा लोकतंत्र के हिसाब से, मैं कह रहा था कि दोबारा चुनाव न हो। पैसे बहुत खर्च होते हैं, एनर्जी बहुत वेस्ट होती है, ब्यूरोक्रेट्स की, आम लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर एक सरकार बनती है, कांग्रेस अगर सपोर्ट कर देती है आप पार्टी को, बाहर से रखकर या अंदर से रखकर, जैसा भी हो चाहे, और आम आदमी पार्टी भी लचीलापन दिखाती है, तो ये कोई बुरी चीज नहीं है अगर वो बीजेपी को रोकने के एजेंडे के तहत सरकार बनाने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने हिस्ट्री में बहुत बुरे उदाहरण पेश किए हैं, और सबसे पहला उदाहरण उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ किया था, जब वहां पर पहली अंतरिम सरकार बनी थी। और उन्होंने जैसे ही लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, उनकी सरकार गिरा दी गई थी। और 1953 में जब वो सूबे के वजीर आजम थे, गुलमर्ग के गेस्ट हाउस में उनको अपदस्थ कर दिया गया, उनको श्रीनगर पहुंचने भी नहीं दिया गया था। उसके मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल में हमने देखा, अरविंद केजरीवाल को यह लगेगा कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनकर बेहतर काम करना चाहें, बिजली को लेकर प्राइवेट कंपनियों पर कुछ अगर फैसले लेंगे, हो सकता है कि सरकार बिल्कुल चलने नहीं देगी। फर्क है, ये एक प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का अपना एक परसेप्शन है। बिल्कुल, उनकी पूरी जो
उनका पॉलिटिकल करियर एक है वो साल की जो पूरी लड़ाई है, परसेप्शन के बेसिस पर है। Alternate और वो देने का अपने है। अगर परसेप्शन पर अगर वो उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी को तभी करना केजरीवाल भी नहीं बने चाहिए, रहेंगे। तभी केजरीवाल बने रहेंगे। अगर उन्होंने किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज किया तो केजरीवाल का भी वही हाशिया होगा जो और पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि लोगों को लगेगा फिर फर्क क्या है। फर्क क्या है। अब सवाल उठता है कि क्या लोगों को लगेगा फर्क क्या है, तो क्या जैसा कि उर्मिलेश ने कहा कि 4 महीने 5 महीने बाद फिर चुनाव हुए तो लोगों को लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि इस पार्टी को 27 मिला, थोड़ा और जोर लगा दो तो 37 मिल जाएगा। क्या ये सिचुएशन हो सकता है क्या? रामचंद्रन साहब, वापस हम दिल्ली पर ही आते हैं। दिल्ली में जो तस्वीर है उसमें 2-3 सीटों से भी पेट फंस सकता है, 2-3। और ये बड़ा दिलचस्प होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है कहीं किसी सूबे में 2 या 3 सीटों से सरकार लटक जाए। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिर गई वो अलग बात है, बट 2-3 सीटों से सरकार लटक जाए, इसके एग्जाम्पल कम होते हैं। कैसे देखते हैं विकल्प दिल्ली? बाकी जगह तस्वीर साफ है। इसलिए देखिए, मैं शुरू से इसी बात पे था कि शायद बीजेपी को 3 या 4 सीट कम मिले पूर्ण बहुमत मिलने से। अब वही बात आके अटक रही है, पर मेरे ख्याल में बीजेपी इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेगी नहीं। वो जरूर कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं से वो 4-5 सीट समझ ले और उनको एक बहुमत मिल जाए, मिनिमम बहुमत। अब रही बात कौन इनके साथ जाएगा, कौन इनके साथ नहीं जाएगा, मेरे ख्याल में एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी ने अपने आप में नहीं सोचा होगा कि उनको इस तरह की सीट मिलेगी और उनमें से एक जायंट किलर निकलेगा जिनका नाम है केजरीवाल। उनके जो मेरे ख्याल में ज्यादातर उन्होंने जो पॉलिसीज आगे रखी हैं कि क्या क्या वो करेंगे, क्या नहीं होने देंगे, वो मेरे ख्याल में लोगों के मन तक पहुंचा है। लोग सोचते हैं कि ये एक पार्टी बाकी राजनीतिक दलों से अलग है और इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देखिए, राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन भी हैं और उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ऑल इंडिया रेडियो पे एक छोटी सी इंटरव्यू में जरूर कहा कि उनका पर्सनल व्यू है कि अगर ये एक हंग असेंबली होता है तो स्ट्रेट अवे अगले 3 महीने में इलेक्शन कराना, फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए। और इस सिचुएशन हंग होता है तो आप और बीजेपी के किसी रिश्ते की गुंजाइश ही नहीं है। तो राजीव प्रताप रूडी कहे या ना कहे, चुनाव ही होगा। इसलिए कभी जो ताजा खबर है, नितिन गडकरी ने कह दिया कि हम किसी सूरत में आपसे न समर्थन लेंगे न देंगे। तो सवाल उठता है फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक बार राजीव त्यागी, कांग्रेस नेता, हम बात दिल्ली की ही कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले आपकी भी प्रतिक्रिया चाहते हैं, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं, देश भी सुनना चाहता है कि कांग्रेस के नेता क्या तर्क देते हैं अपनी हार को। और आप जब अपनी हार को विश्लेषित करते समय बीजेपी की जीत को विश्लेषित मत करिएगा, अपनी हार की ही कहिएगा। क्योंकि कांग्रेस के नेताओं से जब भी हम बात करते हैं दिल्ली में आपका हाल क्यों है, तो कहते हैं बीजेपी को तो 33 ही मिला, अपने को 8 मिला, उस पर बात करिएगा, ज्यादा बेटर होगा। बीजेपी को 33 क्यों मिला वो बात मत करिएगा। देखिए, मेरा इसमें 2 मत है। कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, प्रजातंत्र में हार जीत चलती रहती है। हार से ऐसा नहीं कि हम तो उत्साहित हो जाएं और जीत से बहुत उत्साहित हो जाएं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग दिल्ली में विशेष रूप से मिडिल क्लास को प्रभावित करने में कामयाब नहीं रहे। नंबर 1, जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल एक सिस्टम से पॉलिटिक्स कर देखना चाहती है दिल्ली में। दूसरी चीज जो है कि जो निकल के आई है, आंकड़े जो मेरे पास हैं उसके हिसाब से दिल्ली में 86% लोग बाग शिक्षित लोग बाग हैं, जबकि पूरे देश में एवरेज जो है 74% का है। करीब करीब 12% लोग बाग ज्यादा शिक्षित है दिल्ली में। तो शिक्षित लोग बाग और मिडिल क्लास लोग बाग वो चाहते हैं कि राजनीति बहुत पाक साफ हो, वो चाहते हैं कि लोग बाग बहुत बढ़िया तरीके से। तो आपके लिए बड़ा संकेत है कि आपके नापाक राजनीति को पढ़े लिखे लोग देखिए, आप मेरे शब्दों पर मत जाइए प्लीज। देखिए, आप शब्द जोड़कर बोलिए तो कि हम आपके शब्दों पर ही जाएंगे। बिल्कुल जाइए आप। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम लोग बाग 15 साल का जो एक हमारा पूरा एक लंबा कार्यकाल चला रहा था, एक उसका भी एंटी इनकम्बेंसिव था, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए क्यों नहीं था? नौजवान बड़ा हर जगह यह है कि फिर बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं था? मध्य प्रदेश में ज्यादा साल से सरकार है जिसके खिलाफ आपने चार्जशीट जारी करके 1.5 लाख करोड़ का घोटाला का मध्य प्रदेश की अगर उतना बजट ही नहीं है। कभी मध्य प्रदेश की अगर विशेष रूप से बात करें, देखिए अब मेरे को दिल्ली मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, हल्का सा जवाब दे दूं मध्य प्रदेश के मामले में। जो मेरी सोच है, दिल्ली में ज्यादा अनकंफर्टेबल है इसलिए मध्य प्रदेश जा रहे। पहले दिल्ली के मामले में मेरा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बढ़त हासिल की है वो संकेत है राष्ट्रीय पार्टियों को, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, कि हम लोगों को अच्छी नीति और कार्यक्रम लेकर के मिडिल क्लास के लिए लेके आने पड़ेंगे, शिक्षित लोगों के लिए लेके आने पड़ेंगे, तभी जाकर के हम लोग अच्छी। अपने को बोलने से रोक नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल, आप कैसे ये बात कह रहे हो आज इस स्टूडियो में बैठ के? आपके किस मैनिफेस्टो में था कि आप मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई ले आओगे? किस में था? आपने जब 2004 से लेकर 9 तक चुनाव लड़ते रहे विधानसभाओं का,
2 लोकसभा चुनाव लड़ा। आप जो मैनिफेस्टो में कहते हो और जो सरकार में आने के बाद करते हो, दोनों में इतना गैप है। मुझे बता दीजिए, एक सेकंड राजीव जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। 2004 का भी मैंने आपका मैनिफेस्टो अक्षरशः पढ़ा है, 2009 का भी पढ़ा है। जितनी आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसका 70% मैं कह सकता हूं दावे के साथ, और मैं ये बहस करने के आपके फाइनेंस मिनिस्टर से भी तैयार हूं, आपके कॉमर्स मिनिस्टर से जो मेरे मित्र हैं। आप बता दें कि कहां आपने इंप्लीमेंट किया है वो पॉलिसी जो आपने मैनिफेस्टो में कही है। और यही वो कारण है राजीव त्यागी कि आज देश की जनता का बड़ा हिस्सा आपके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि आप जो कहते हो उसके ठीक उल्टा करते हो और एफडीआई का साथ देते हो, आम जनता का साथ नहीं देते हो। व्यापारी, छोटा धंधेबाज जो यहां कारीगर है, जो ठेला चलाता है, जो मजदूरी करता है, वो सोचता है कि आप उसके हक पर मार रहे हो। उर्मिलेश जो कह रहे हैं, एक लाइन जोड़ दूं, जब प्याज 100 रुपए किलो मिलता है तो शीला दीक्षित अपील करती है काला बाजारियों से। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं, एक मुख्यमंत्री जिनकी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी, केंद्र में भी है, हाथ जोड़कर काला बाजारियों से इंतजार करती है। केंद्र के बड़े मंत्री ये कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोग ज्यादा खाने लगे, 2 सब्जियां खाने लगे। हाँ, वही करो कि ये पूरी दुनिया में महंगाई है। ये भी और चिढ़ाने के लिए, जग पर नमक रखने के लिए 2 नेता ये भी कहते हैं 5 रुपए में थाली मिलती है, दूसरा कहते हैं 12 रुपए में। दिल्ली में बिहारी आ गए हैं ज्यादा, राजीव गांधी का हाल बुरा हो गया। 5 लोग हम मैं जवाब देता हूँ ऐसा। देखिए, ये निश्चित है कि मेरे पे बहुत सारे बॉम्ब्स आज डाले जाएंगे, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बॉम्ब्स को मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊं। देखिए उर्मिलेश जी, जो आपने बात कही, मैनिफेस्टो जो कांग्रेस गवर्नमेंट कर रहा है 2004 से 2009 तक का, मैक्सिमम मैनिफेस्टो हमने लागू किया है। और लेटेस्ट जो हमने लागू किया था, खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया था, वो आम आदमी के लिए, गरीब लोगों के लिए किया था। और दिल्ली सरकार की विशेष रूप से अगर आप बात देखें तो दिल्ली सरकार ने टोटल बजट का 65% सोशल सेक्टर पे खर्च किया। सोशल सेक्टर पे जब खर्च होता है तो निश्चित रूप से उर्मिलेश जी, उससे निश्चित रूप से आम आदमी का विकास होता है, ह्यूमन इंडेक्स बढ़ने का कार्य होता है। ये सब आप आंकड़े गिराने का बात अगर ये सब इतना सब कुछ कर रहे थे तो फिर फेल हम करके प्याज पर जो 98 जो बीजेपी की स्थिति हुई थी प्याज पे, वो स्थिति आज हमारी भी हुई है। फेल हम कर गए। देखिए नौजवानों ने निर्भया, मतलब प्याज की वजह से वो 26-28 सीटें आपको मिल रही है। फेल कहां कर रहे हैं ये भी मैं बता रहा हूं। राजस्थान में जैसे मदेरणा के पत्नी को टिकट देना, मलखान सिंह के परिवार को, बाबूलाल नागर के परिवार के लोगों को मतलब सारे चुनाव हार गए। जो बलात्कार के आरोपी हैं, जो जेल चले गए, उनके परिवार को। और दिल्ली में अशोक वालिया जैसे नेता, शीला दीक्षित, सब चुनाव हार गए। बहुत सच्चाई से टिप्पणी करना चाहूंगा इस वाले मामले पे, लेकिन प्लीज सच्चाई से। बिल्कुल देश के इलेक्टोरेट का 18 से 40% नौजवान लोग बाग हैं जो चाहते हैं कि नेता अब ठीक से गवर्नेंस भी ठीक रखें, और जिस मुद्दे पे कहें कि हम ये लोग बाग ये काम नहीं करेंगे तो उस कार्य को ना करें। निर्भया केस जब हुआ तो निर्भया केस होने के बाद निश्चित रूप से पूरा दिल्ली का यूथ आंदोलित हुआ। उसके बाद ठीक है, कांग्रेस सरकार ने एक नया बिल लाई वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, हमने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन उससे तब तक हमारा डैमेज हो चुका था। चलिए एक बार हमें रोकना पड़ेगा, हमें दूसरे स्टूडियो में अपने सहयोगी के पास चलते हैं।